नमस्कार साथियों, आप देख सकते हैं आज भू कानून के लिए तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क हल्द्वानी में महारैली का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल तैनात है और उत्तराखंड मूल निवास अधिनियम 1950 लागू करवाने के लिए लोग यहां पर भारी संख्या में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं छावनी बना दी गई है और सभी लोग यहां पहुंचे हैं। व्यस्त चौराहा है और आवाजाही हो रही है। अभी धीरे धीरे लोग जमा हो रहे हैं और बहुत अधिक संख्या में लोग अंदर पार्क में हैं। पार्क भर चुका है। ये बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड के अंदर मूल निवास लागू करना इस टाइम पर उत्तराखंडियों को बचाने का सबसे मेन मुद्दा है और ये होना भी चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बल यहाँ तैनात है। नमस्कार। उत्तराखंड राज्य में भू कानून को लेकर लगातार आंदोलन चल रही है। लगातार लोगों की रैलियाँ निकल रही हैं, महारैली निकल रही है। इस वक्त मैं उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के हल्द्वानी यानी नैनीताल जिले का हल्द्वानी नगर है। इसमें महारैली निकली भू कानून को लेकर, लेकिन वो जिसे कहना चाहिए आग होनी चाहिए कि वो कहीं दिखाई नहीं, क्योंकि नौजवान आज का भटका हुआ। लेकिन राज्य के जो बुजुर्ग हैं, जो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, वो मेरे साथ हैं जोशी जी, जो वरिष्ठ नागरिक जो कल्याण समिति होती है उसके सचिव हैं रामनगर जी, और आप मेरे साथ हैं बबलू जी, जो आप अपना परिचय दें। मैं एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष। तो पहले हम बात करेंगे जोशी जी से। जोशी जी, भू कानून को लेकर आखिर भू कानून मिलने से हो क्या जाएगा, ना मिलने से क्या होगा? मिलना ना मिलना जहाँ तक सवाल है, जो हम आपको थोड़ा सा हम पीछे ले जाएं। जब हमारा उत्तराखंड हमारा था, जब हम यूपी के हिस्से थे, वो भी आपको हकीकत जानने की ज़रूरत है। 68 में हमारा पर्वतीय विभाग हुआ करता था और 1973 में क्या हुआ, हमको पर्वतीय विकास विभाग कंप्लीट हुआ। उसमें एक पूर्णकालिक सचिव हमको दिया गया। नैनीताल में उसका सचिवालय था। तो ये और हम जो थे पूर्वोत्तर राज्यों की तरह से हम गवर्न होते थे। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे डेवलपमेंट को मॉनिटर करती थी, क्योंकि उनको मालूम था मैदान में अगर कंस्ट्रक्शन में 1200 रुपया 1000 रुपया लगता है, वही रानीखेत में जो है आपका 4000 रुपया लगता है। तो ये जो चीज़ें थी, ये जो दुश्वारियाँ थी, ये जो डेमोक्रेसी उसकी वजह से एक और आर्थिक विषमताएँ थी। इसीलिए जितने भी ये पूर्वोत्तर राज्य थे, पूर्वोत्तर राज्य उसमें आपका इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूपी का हिल एरिया उत्तराखंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल, ये जितने भी हमारे 7 सिस्टर्स और 10 जो हमारे ये थे, तो इसमें हम गवर्न होते थे। इसकी वजह से तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे सारे प्लानिंग मॉनिटर करती थी। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे, मैं अभी आता हूँ एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हमारे प्लानिंग को मॉनिटर करती थी। उसके बाद में हम आपको ये बताएं, 81 की रिपोर्ट हमारे पास में है प्लानिंग कमीशन की, और 86 की रिपोर्ट है 1993। अब आप देख लीजिए, आप 1993 में प्लानिंग कमीशन ने ये कहा था, अगर आपने उत्तराखंड नहीं बनाया, यहाँ पर दार्जिलिंग जैसा अनरेस्ट हो जाएगा, दार्जिलिंग जैसा अनरेस्ट हो जाएगा। तो उसमें यह है, जंगल यहाँ पर तराई में जंगल काटे जा रहे हैं, यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ हैं यहाँ पर जो है, और आपके फॉरेस्ट का इंक्रोचमेंट हो रहा है, और ये जो यहाँ पर है इनसफिशिएंट है फॉरेस्ट के पास में इसको रोकने के लिए। अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया, इसको आपने अलग से प्रदेश नहीं बनाया, तो यहाँ पर जो है दार्जिलिंग जैसा अनरेस्ट हो जाएगा। मेरे मित्र, पत्रकार मित्र, हम आपसे ये बताएं, वो दार्जिलिंग जैसा अनरेस्ट जो है अब हमको दिखाई दे रहा है, जो अधिकारों पे हमारा कुठाराघात हो गया। तो इस पर उस समय मुलायम सिंह की जो सरकार थी, तो उसने ये फैसला किया हमको उत्तराखंड बनाना है। उत्तराखंड बनाना है तो वो विधानसभा में प्रस्ताव लेकर के आए। उसमें 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उसमें थे रमाशंकर कौशिक साहब उसके अध्यक्ष थे, और 2 उसमें चीफ सेक्रेटरी थे। मेंबर कन्वीनर जो था RS टोलिया, वो हमारे उत्तराखंड के हमारे
चीफ सेक्रेटरी थे और दूसरे हमारे यूपी के हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे। 4 जनवरी 1994 को विधानसभा में ये प्रस्ताव आया, गवर्नर का डिक्लेरेशन हो गया, इट बिकेम ए लॉ, कानून बन गया। उसके बाद में अब आप देख लीजिए उसका 7 पेज का एक क्वेश्चनियर बनाया, 7 पेज का क्वेश्चनियर बनाया गया। ये हिंदुस्तान में पहला जनमत संग्रह है, न कभी होगा न कभी होने वाला है, जितना खूब से उन्होंने बताया था। 7 पेज का क्वेश्चनियर बनाया गया, वो डीएम को, कमिश्नर को, सब जगह भेजा गया। उसकी पहली बैठक 30-31 जनवरी 1994 को अल्मोड़े में हुई और उसमें लोग है और अब इस पे इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है? तो हम बहुत ज़्यादा लंबा ना जाके हम ब्रीफ में हम बात करते हैं। हाँ, भू कानून की इसमें सख्त ज़रूरत, लोग अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि भैया ये जो है हमारी ज़मीनें इस तरह से कानून बन गया है कि जो हमारी जो ज़मीनें थी उसका बंदोबस्त जो होना था वो तो हुआ नहीं। आपने उसकी चकबंदी, वही में कौशिक समिति में ये सारी चीज़ें दी गई थी, उसमें चकबंदी का दिया गया था, उसमें राजधानी गैरसैंण की बात में उसमें कही गई थी, उसमें परिसंपत्तियों की बात भी कही हुई थी, ये सारी चीज़ें उसमें थी ऑलरेडी। अब उसके बाद में उत्तराखंड बनने के बाद में भी लोगों ने चकबंदी आपकी नहीं हुई और आपको उस हालत में छोड़ दिया, आपके फ्रेगमेंटेड अलग अलग आपके खेत है, आप उसको कर नहीं सकते हैं। तो उसका स्वाभाविक ये हुआ कि लोगों ने क्या हुआ, अब लोग तो हमसे कह रहे हैं कि भाई आपने अभी जमीन बेच दी, मैं उससे 10 टुकड़ों से मैं क्या कर सकता था बताइए, मेरी उतनी ताकत तो है नहीं उसमें। वो एक चेक नहीं था आपके एक पास, चेक नहीं था, बेसिकली वो अलग अलग टुकड़ों में थी। हाँ। तो परेशानी का सबब था वो, स्वाभाविक है, परेशानी का सबक था, कहीं पर रास्ते नहीं है, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था और ये जो सारी चीज़ें थी, अब लोगों को ये महसूस हो रहा है कि भैया ये जो है सारी ज़मीनें एक्वायर कर ली है, हमारे पास तो कुछ रहा ही नहीं। और सवाल ये है जो परिकल्पना उत्तराखंड की गई थी, उस परिकल्पना के अनुरूप उत्तराखंड नहीं बना, इसलिए यहाँ के लोगों को ये लगता है हमें रोज़गार भी नहीं मिला, हमें सब कुछ हुआ, हम तो ठगे गए। अब थोड़े से युवा उसमें जाग रहे हैं और हम थोड़ी सी एक उनमें जो भी हमारे पास नॉलेज है, इस एज में भी हम उनको कह रहे हैं कि भाई हमारे पास में जो कुछ, और दूसरा हम आपको ये बताएं, बगैर डॉक्यूमेंट के, बगैर नॉलेज के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप फिर भटक जाएंगे। तो इसलिए हमारा युवाओं के आपके माध्यम के थ्रू हम युवाओं को भी संदेश देना चाहते हैं, आप डॉक्यूमेंट पढ़िए, आप उसको समझिए, उसके साथ ही आप अपनी लड़ाई करिए और तो वो आपके लिए भी अच्छा है। और पहाड़ और मैदान का कोई नहीं है, हमको तो मारा है, हमारे खुद लोगों ने मारा है, आप उन लोगों को, मैदान वालों को आप हम क्यों कह रहे हैं, मुंबई वाले को हम क्यों रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं? तो इट इज़ अवर पीपल ओनली जो उन्होंने ऐसे कानून बनाए हैं, या आप उनको पकड़िए ना, आप उनको पकड़िए। हमारा किसी भाई से हमारा द्वेष नहीं है, हमारी दुश्मनी नहीं है किसी से। जो इन्होंने गलत किए हैं वो आप समझिए और इनको आप कटघरे में रखिए। तो यही हम आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है जोशी जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से जो भू कानून को मद्देनज़र जो 8 पूर्वोत्तर के राज्य थे या 8 जिले, यहाँ के जो मसौदा तैयार हुआ था जब उत्तराखंड बन रहा था, उस समय इस बात की उनको जानकारी थी कि ये मसला आगे आ सकता है। चकों में ज़मीनें थी लोगों के पास, एक पूरा चक नहीं था, इसलिए वो बटी हुई ज़मीनें थी लोगों के पास, पूरी तरीके से उस पर कुछ उगाने का, फसल उगा के उसको इकट्ठा करके जमा पूंजी इकट्ठा करने का साधन नहीं बन पा रहा था, लिहाजा लोगों ने उसे बेचना धीरे धीरे शुरू कर दिया और एक जगह लेना शुरू कर दिया। लेकिन ये धीरे धीरे इतना विकराल रूप ले लिया कि अब इस पर सरकार को चेताना पड़ रहा है और भू कानून की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस भू कानून की मांग के साथ साथ एक और चीज़ भी हो रही है राज्य में, वो है बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरी देने का मसला। और उस मसले पे हमारे साथ है बबलू जी से जानेंगे कि आखिर ये क्या मसला है और उनके पास ये कागजात उनके हाथ में है, दिखाएं बबलू जी। सर आपको ये कागजात हैं, तो कागजात पे भी बात करेंगे। जोशी जी की हमने पूरी बात सुनी और अब हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या मसला है कि बाहरी राज्य के लोगों को नौकरी मिल गई है, क्या है ये मतलब बेसिकली आपके हाथ। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे इस मुद्दे को आप अपने चैनल के माध्यम से आगे ले जा रहे हैं। मैं लगातार कई सालों से इस मुद्दे को लड़ रहा हूँ। यही तिकोनिया बुद्ध पार्क है जहाँ 101 दिन का आंदोलन मैंने किया था इस भर्ती के लिए, नर्सिंग भर्ती के लिए। यहाँ 12 दिन की मैंने भूख हड़ताल की और 13वें दिन मैं यहाँ से उठकर देहरादून पैदल यात्रा करके नर्सिंग भर्ती खुलवाने के लिए यहाँ से पैदल गया। लेकिन आज अगर इस भर्ती को खुलवा लिया गया है तो आज आप देख सकते हैं कि बाहरी राज्यों के बहुत सारे
आवेदनकर्ता इसमें आ जाए। सर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। नर्सिंग भर्ती उत्तराखंड के अंदर ग्रुप सी के तहत आती है और उत्तराखंड में एक जियो है कि ग्रुप सी की भर्ती में बाहरी राज्यों के लोग आवेदन नहीं कर सकते। तो फिर ये लोग कौन हैं? आप देख सकते हैं साफ साफ आप देख सकते हैं नर्सिंग भर्ती वाला जो बताया उसमें ये मतलब मेंशन किया गया है जियो में कि बाहरी राज्यों के लोग या बाहर के लोग उसमें ग्रुप सी का जियो है सर। ग्रुप सी की भर्ती का एक जियो उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास है। वो जियो है कि ग्रुप सी की कोई भी भर्ती उत्तराखंड में होगी तो उसमें बाहरी राज्यों के आवेदनकर्ता आवेदन नहीं करते। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मैंने आरटीआई में ये रिकॉर्ड मांगा है। ये बाहरी राज्यों के लोग हैं। स्थायी पता दिया हुआ है राजस्थानी सभी राजस्थान के हैं। आप देख सकते हैं ये सारे राजस्थान के हैं। इसमें से 2 या 3 लोग यूपी के हैं, एक झारखंड। आप देख सकते हैं झारखंड। कोर्ट में इनका मामला चल रहा है। कोर्ट से माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल से इनको प्रोविजनल परमिशन मिली। सरकार ने इस मामले में सीधे से क्या करना था, वो जियो अपना पेश करना था हाई कोर्ट में और सीधे तरीके से बाहर हो जाते। लेकिन 1 साल हो चुका है लगभग। 3 जनवरी 2023 को ये विज्ञप्ति आई थी। आज जनवरी ही है लेकिन 2024 1 साल पूरा हो चुका है। आज भी इनका केस कोर्ट में लंबित है। आज भी इस मामले में डिसीजन नहीं आया है और अभी भी इसमें मई की डेट मिली। इसका मतलब अभी ये केस बहुत लंबा और खींचने वाला है। तो ये केस क्यों लंबा खींच रहा है? जब सरकार के पास जियो है, सीधे से जियो है कि इनको बाहर किया जा सकता है, तो इनको बाहर क्यों नहीं कर रही है? और ये तो वो लोग हैं जो जिनके पास स्थायी निवास था नहीं। ऐसे लोग जो फर्जी तरीके से आ गए। अभी जब सिलेक्शन लिस्ट आई नर्सिंग भर्ती के 1564 पदों पर 1377 लोगों की सिलेक्शन लिस्ट आई, उसमें फिर आरटीआई लगी तो उसमें 8 लोगों को जिनका सिलेक्शन हो चुका था उनको बाहर किया गया क्योंकि गलत तरीके से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। इसका क्या मतलब? उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कर रहा था और इतनी बड़ी चूक कैसे हुई कि उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दिए गए लेकिन वो गलत थे। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ढंग से नहीं हुआ। तो इस तरीके से तो कई लोग ऐसे भी हैं अभी जो गलत तरीके से स्थायी निवास बना के आए हैं। तो हमारी मांग यही है कि ऐसे लोगों को तुरंत बाहर किया जाए। जब ग्रुप सी की भर्ती का जियो सरकार के पास है तो सरकार उसको क्यों हाईकोर्ट में पेश नहीं कर रही है? ये मामला क्यों लटकाया गया है? कहीं ना कहीं कुछ लोगों को, हमारे साथ के लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी ज्वाइनिंग के इंतजार में रुके हुए हैं। ये मामले अगर तुरंत कोर्ट से निपटेंगे तो उन लोगों को भी ज्वाइनिंग मिलेगी। कहीं ना कहीं एक आदमी की नौकरी लगने से पूरा परिवार उसका जो है सक्षम होता है। तो इतने लोग सक्षम होने से रुके हुए हैं। तो मैं अपने इस वाक्य के साथ में यही बोलना चाहूँगा सरकार से, वर्तमान सरकार से, कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट में वो जियो पेश किया जाए और इन लोगों को जो बाहरी राज्यों के इनको बाहर किया जाए और 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में अग्रिम आदेशों तक सरकार ने रोक लगाई है, उस रोक को तुरंत खोला जाए और बाहरी राज्यों के कैंडिडेट को, मैं दोबारा से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बाहरी राज्यों के जितने भी आवेदन करता है उनको बाहर किया जाए। धन्यवाद। लेकिन बबलू जी, मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने बताया कि स्थायी और मूल, ये स्थायी और मूल का क्या चक्कर है? थोड़ा सा इसको संक्षिप्त भाषा में सर, स्थायी निवास जो है वो जो क्राइटेरिया है कि 15 साल में आप, अगर 15 साल आपको उत्तराखंड में हो गए हैं तो आप स्थायी निवास बना सकते हैं। मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ। इस भर्ती में मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं आरटीआई में जो मैं डॉक्यूमेंट्स पे बात करना पसंद करता हूँ, तथ्यों पे बात करना पसंद करता हूँ। तो इस भर्ती में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास स्थायी निवास नहीं है, उसके बाद भी वो यहाँ आवेदन कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनको यहाँ 10 ही साल हुए हैं लेकिन गलत तरीके से उन्होंने 15 साल दिखाकर स्थायी निवास बना लिया। लेकिन जब मूल निवास आएगा, मूल निवास में क्या होगा? जो ये 15 साल का क्राइटेरिया ये नहीं होता है। मूल निवास में 40 साल का क्राइटेरिया। तो मूल निवास होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतना लंबा क्राइटेरिया, इतने लंबे समय से कोई यहाँ रह नहीं रहा है, वो गलत तरीके से रह रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर नकेल कसी जाएगी। उन लोगों के ऊपर नकेल कसेगी तो क्या होगा? हमारे उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनको रोजगार मिलेगा। सबसे मेन जो प्राथमिकता है वो जो यहाँ से पलायन हो रहा है, क्यों हो रहा है? पलायन का मेन जो कारण है वो है कि बाहरी राज्यों के लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बहुत बड़े लेवल पर जो है ये काम हो रहा है, कोई छोटे लेवल पर नहीं हो रहा है। आप ये देखिए ना, सब ये जितने भी राजस्थान के सब एक ही जगह बेस चिकित्सालय श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल, ये सारे श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। कहने का मतलब इनको लाया कौन? किस सरकार के समय पर ये आए? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। किस सरकार के समय पर आए? सब श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, बेस चिकित्सालय श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में सारे लोग कार्यरत हैं। इनको आखिर लाने वाला कौन है?
इनका कौन माई बाप है यहाँ जो इस तरीके से इनको ला रहा है और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ऐसे ही मेरे पास एक लिस्ट और भी है ओवरेज वाली, इसमें भी ऐसे लोग हैं, वो ओवरेज में कोर्ट गए थे, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो बाहरी राज्यों के हैं। आखिर इनको यहाँ पनाह दे कौन है? ये एक बहुत और बड़ा सवाल पनाह देने की बात पे मैं जानना चाहता हूँ। इस तरीके से आपने कहा कि बाहरी राज्यों जी की बात होगी उसके तरीके, तो मैं यहाँ पे ये जर्नलिस्ट बताना चाहूँगा कि हमारे राज्य के लोग अदर स्टेट में भी हैं और वहाँ पे भी नौकरी कर रहे हैं सरकारी, चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो। तो अगर ये मांग वहाँ के लोगों ने अगर शुरू कर दी तब तो हमारे उत्तराखंड को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। ग्रुप सी की भर्ती का सभी राज्यों में जियो है, सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं है। आप राजस्थान का जियो उठाइए, आप बिहार का जियो उठाइए, आप मध्य प्रदेश का जियो उठाइए। ग्रुप सी की भर्ती में वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही राज्यों के कैंडिडेट को लेते हैं। मेरे पास वो सारे जियो हैं। मैं जब मैं वही कह रहा हूँ ना कि तथ्यों पर बात करना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ और एविडेंस के साथ बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। आप सभी राज्यों के अगर जियो उठाएंगे, आपका कहना ये है कि तमाम राज्यों के जियो में केवल उसी स्टेट के लोग नौकरी के पात्र होंगे। सिर्फ ग्रुप सी की भर्ती में, ग्रुप सी की भर्ती, सिर्फ ग्रुप सी। लेकिन उत्तराखंड में ये जियो में है, लेकिन सरकार ने इसको माना नहीं है। सरकार उसको उलट जाके सरकार ने इसमें भर्तियां किया। बिल्कुल ये हो रहा है क्योंकि सरकार अगर चाहती है, अगर सरकार चाहे तो इनको तुरंत बाहर कर सकती है। वो जियो हाईकोर्ट में पेश कर दे कि हमारा ये जियो, इसके तहत हम इनको ले ही नहीं सकते, तो मामला को सीधे से डिसीजन आ जाएगा, ये लोग बाहर हो जाएंगे, तो फिर मुद्दा रहेगा ही नहीं। लेकिन ये मामला क्यों लटकाया जा रहा है? क्यों इतने लंबे समय से ये कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है? कोर्ट में मामला पेंडिंग है तमाम भर्तियों को लेके, और बबलू जी ने जो हमें बताया ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। ये पूरे डॉक्यूमेंट हैं और इसमें तमाम राजस्थान के लोग ओवरेज का मामला भी है की बात कर रहे हैं और जियो जो है उसको बता रहे हैं कि जियो के मुताबिक बाहरी राज्यों की भर्ती इसमें नहीं हो सकती। और ये मामला जो कि हाईकोर्ट में है, ऐसे में सरकार इसमें क्यों हीला हवाली कर रही है, सरकार के पीछे इसके क्या तर्क हैं, ये सरकार दे सकती है। लेकिन उत्तराखंड का जो बेरोजगार युवक है वो बड़ा परेशान है, वरना इन्हें ये लिस्ट लेके यहाँ मेरे सामने आना नहीं पड़ता और जियो के बारे में मुझे बताना नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इनसे इनका सवाल भी किया। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और हाईकोर्ट में ये सुनवाई जल्द से जल्द हो और जियो पे इस पर कार्रवाई हो, ताकि जो हक लोगों को मिलना चाहिए निवासियों का वो जल्द वो मिले। और जो आंदोलन कर रहे हैं उस पर सरकार और उनका आमना सामना होना ही है। तो मामला गंभीर है और सरकार को इस पर चेतने की ज़रूरत है। इसी तरीके के तमाम मुद्दों के साथ मैं लगातार आता रहूँगा आपके साथ और बेबाकी से स्वतंत्र पत्रकारिता को मैं आपके सामने रखता रहूँगा। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।